So let's start our another topic related to flow charts. Let me share your screen. This is our today's topic. जी our today's topic एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट. हम फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स करेंगे. कल हमने फ्लो चार्ट देखा था जी, क्या कुछ था, किस तरह बन सकता था, उसका रिकैप अभी करते हैं. एडवांटेजेस देखेंगे और लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट की क्या है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ज़रा अच्छी तरह समझना है इनको. Recap. First we take a recap what we have studied the previous lecture. We have studied about flow chart. Flow chart क्या था जी? हमने एल्गोरिदम्स पढ़े थे. एल्गोरिदम स्टेप फॉर्म पढ़े थे कि जितने भी आपके स्टेप्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको आपने स्टेप्स की फॉर्म में लिख लेना है. स्टार्ट और एंड लगाकर क्या इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, वो क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम कहलाएगा. लेकिन एल्गोरिदम्स को अगर हम उन्हीं स्टेप्स को किसी डायग्राम की शक्ल में, किसी सिंबल की शक्ल पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा फ्लो चार्ट बन जाएगा. और कल हमने देखा था कि हमने हर स्टेप के एक फ्लो चार्ट की एक डायग्राम भी डिस्कस की थी. फॉर एग्जांपल ओवल साइन जो हमने डिस्कस किया था वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए था. इसके अलावा हमने फ्लो लाइंस डिस्कस की थी. जो फ्लो लाइंस क्या शो करती थी कि हमारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रोग्राम के फ्लो को शो करती थी. इसके अलावा हमने रेक्टेंगल देखी थी, इनपुट आउटपुट के लिए देखी थी हमने. और वो देखा था, ये कौन सा सिंबल था, डिसीजन के लिए देखा था. डिसीजन के लिए हमने डायमंड साइन देखा था जिसमें डिसीजन लेते थे. ठीक है. और फ्लो चार्ट को ज्वाइन करने के लिए हमने सर्कल देखा था. जो मुख्तलिफ हमने डायग्राम्स पढ़ी थी कल, हमने देखे थे, सिंबल्स देखे थे. तो उम्मीद है आपको भी याद होंगे कि फ्लो चार्ट के कौन से सिंबल थे, उनको याद कर लेना है क्योंकि आगे हमारा टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है. गाइडलाइन हमने क्या पढ़ी थी जी? गाइडलाइन यही पढ़ी थी कि जब भी आपका स्टार्ट और स्टॉप होगा तो उसमें से एक फ्लो लाइन निकलेगी. लेकिन जब आप डायमंड साइन यूज करेंगे तो उसमें से दो फ्लो लाइंस निकलेंगी. यानी कि एक राइट साइड पे होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी राइट साइड पे चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा. लेकिन बाकी सबके साथ हमारा एक ही फ्लो लाइन होगी. और फ्लो लाइन उसने क्या डायरेक्शन शो की थी, या टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट शो करेगा, नीचे से ऊपर. यानी कि बॉटम टू अपवर्ड्स फ्लो चार्ट कभी भी नहीं चल सकता, वो टॉप टू बॉटम ही चलेगा. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कल का टॉपिक था. अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एंड यूज्ड फ्लो चार्ट सिंबल. फर्स्ट, सबसे पहले फ्लो चार्ट के सिंबल किसने यूज किए थे हिस्ट्री में? तो ये आपने याद रखना है कि लेट 1940s में हरमन गोल्डस्टीन और जॉन वॉन न्यूमैन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने प्रोग्राम बनाए थे और प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी फ्लो चार्ट के सिंबल्स यूज किए थे. तो ये आपने याद रखना है. जॉन वॉन न्यूमैन का तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन हरमन गोल्डस्टीन जो है वो नया है. इन दोनों के नाम आपने याद रखने हैं कि ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्लो चार्ट के जरिए अपने प्रोग्राम को रिप्रेजेंट किया था, उसमें यूज किया था. तो याद रहेंगे बच्चों ये दोनों नाम, हरमन गोल्डस्टीन और जॉन वॉन न्यूमैन. जी, किसको याद रहेंगे? जी सर, याद रहेंगे. ठीक है, इन दोनों को याद एक रख लेना है. जॉन तो वॉन ये हमारा न्यूमैन और दूसरा क्या था? हरमन गोल्डस्टीन था और जॉन वॉन न्यूमैन, दो आदमी थे ये. ठीक है, जिन्होंने अपने ठीक है प्रोग्राम सर. में फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट किया था, उसके सिंटेक्स को, उसकी स्टेटमेंट्स को फ्लो चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट किया था. तो ये दो आदमी थे. अब कल हमने ये देखा था जी, हमारा फ्लो चार्ट का था, वो कहता है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर. अब लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, ये हमारे पास क्या आ गई जी, एक प्रॉब्लम आ गई है. अब इस प्रॉब्लम का हमने क्या बनाना है जी, एल्गोरिदम बनाना है. और उस एल्गोरिदम का हमने क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है. लेकिन फ्लो चार्ट उसी वक्त बनेगा जब हमें उसके सिंबल्स याद होंगे. फॉर एग्जांपल ओवल जो है वो स्टार्ट और स्टॉप को शो करेगा. पैरेललोग्राम हमारे इनपुट को, कि हम कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट ए वैल्यू करना है या इनपुट बी वैल्यू करना है, तो हम पैरेललोग्राम शो करेंगे. लेकिन हम रेक्टेंगल को शो करेंगे जहां प्रोसेसिंग होगी, और डायमंड साइन को शो करेंगे जहां हमने डिसीजन लेना हो, यस या नो वाला हो. तो अब वो कहता है कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर. थ्री नंबर इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने यूजर से क्या लेने,
3 नंबर्स एंटर करने। जब वो 3 नंबर हमें देगा, जब भी हमारे प्रोग्राम को पता लगेगा कि हमने उसमें कंपैरिजन करके बताना है कि जी इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा जी, मैंने जो बताया फ्लो चार्ट में हमेशा अपना सबसे पहले ओवल साइन बनाना है। ये ओवल साइन है स्टार्ट और ये स्टॉप है, इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। बाकी जो सिंबल्स आएंगे इस स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान आएंगे। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में लार्जेस्ट नंबर बताने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने 3 नंबर इनपुट करने। जब 3 नंबर इनपुट करेंगे उसके लिए हमें इनपुट का साइन हमें पता होना चाहिए। तो इनपुट का साइन या सिंबल है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये देखें ये वाली। इसका क्या मतलब है, ये क्या काम करेगी, यहाँ पे इनपुट करेगी। प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट आएगा, यहाँ पे वो आगे कहेगा कि जी इनपुट ए की वैल्यू एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको 25 दे दूंगा। ये फ्लो लाइन शो करेगी टॉप से बॉटम के। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद फिर पैरेललोग्राम आ गई है। फिर पैरेललोग्राम शो करेगी कि जी क्या याद करना है, जी हमने इनपुट बी करना है। यहाँ वो मुझसे फिर डिमांड करेगा कि जी एंटर वैल्यू ऑफ बी, मैं कोई और दे दूंगा, 35 दे दूंगा। फिर फ्लो लाइन हमें शो कर रही है कि फिर मैंने तीसरे स्टेप पे क्या जाना है, फिर मैंने इनपुट करना है, फिर मैंने पैरेललोग्राम बना लिए। तो 3 पैरेललोग्राम और 3 वैल्यू हम एक में भी बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनपुट ए बी सी। लेकिन आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए कि आपको सिंबल्स का पता लग जाए, वन बाय वन हमने स्टेप करना है। पहले ए वैल्यू इनपुट की पैरेललोग्राम के जरिए, फ्लो लाइन शो की कि यहाँ से यहाँ स्टेप आ रहा है। फिर हमने पैरेललोग्राम शो की इनपुट बी कर दिया, फिर पैरेललोग्राम शो की इनपुट सी कर दिया। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 वैल्यू हमने गेट कर ली हैं। अब कंपैरिजन हमने किस तरह करना है, कंपैरिजन 3 वैल्यू का इस तरह होगा कि पहली वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। मेरे पास 10, 20, 30 है, मैं 10 और 20 पहली दो वैल्यू का कंपैरिजन करूंगा और उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको बाहर निकाल लूंगा। फॉर एग्जांपल 10 और 20 का कंपैरिजन किया, उसमें 20 बड़ी है, 20 को पहले निकाल लिया। फिर मैं बाद में 20 का और जो लास्ट वैल्यू यानी सी है उसके साथ कंपेयर करूंगा, यानी कि 20 और 30 को करूंगा। 20 और 30 में से जो लार्जेस्ट होगा उसको निकाल लूंगा या 30 निकाल लूंगा और मेरा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी आपने कंपैरिजन करना है, 3 नंबर्स को करना है, तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले कोई से 2 नंबर्स को करेंगे, उन 2 नंबर को कंपेयर करेंगे, उसमें से लार्जेस्ट निकाल लेंगे, फिर उस लार्जेस्ट को थर्ड नंबर से करेंगे और उसमें से लार्जेस्ट निकाल लेंगे। तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट 3 नंबर्स का आ जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है जी, ये हमने 3 नंबर यहाँ पे गेट कर लिए। अब हमारे पास 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 10, 20, 30। यहाँ आगे हमने क्या किया, पहली दो वैल्यू को कंपेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल 10 और 20 को हमने कंपेयर कर लिया। अब वो कहता है ये हमने डायमंड साइन बना लिया, जहाँ पे हमने कंडीशन या हमने उसका डिसीजन लेना है। वो कहता है क्या ए बी से बड़ा है। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। कहते हैं क्या ए बी से बड़ा है। यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अगर ए बी से बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन 20, ये क्या है, बड़ा है कि छोटा है, स्मॉल है, ठीक है ना। ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो ए ग्रेटर देन बी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स है, यानी कि नो है, ए बी से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा होता तो ये हमारी फ्लो लाइन यहाँ पे चलना शुरू हो जाती, लेकिन अब नो है, बड़ा नहीं है, तो कहाँ चली जाएगी, हमारी फ्लो लाइन इधर चली चली जाएगी। इसका मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है। तो कौन सा बड़ा होगा फिर इसमें, बी बड़ा होगा डेफिनेटली। जब ए बी से बड़ा नहीं है, फिर बी ए से बड़ा होगा ना। तो फिर हमारे पास हमें यहाँ आके क्या पता लग गया कि ए बी से बड़ा नहीं है। हम कहाँ चल पड़ेंगे, इधर चले गए। इसका मतलब है कि बी बड़ा है। अगर ए बड़ा होता तो हम ये रास्ता अडॉप्ट कर लेते, लेकिन ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है। हम नो पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब बी को हमने किससे कंपेयर करना है, बी को हमने थर्ड वाली वैल्यू से यानी सी से कंपेयर करना है। यहाँ आएंगे, इज बी इज ग्रेटर देन सी। क्या जो बी हमने इन दोनों के दरमियान बी बड़ा था, जो बी है वो बड़ा है। अब ये देखना है बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो फिर हम क्या प्रिंट करेंगे कि बी सबसे बड़ा है, क्योंकि ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, फिर सी बड़ा हो जाएगा। जब बी बड़ा नहीं है तो फिर कौन सा हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा सी इज द लार्जेस्ट नंबर। और अगर बी बड़ा होगा तो हम यहाँ चले जाएंगे, प्रिंट कर देंगे बी इज द लार्जेस्ट नंबर। और सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होगा, आपको पता है कि यहाँ से हम ट्रेवल करेंगे और सबसे लास्ट में हम ये ओवल साइन बना देंगे, जिसका मतलब है कि हमारा
प्रोग्राम फिनिश हो गया है। जी बच्चों, कुछ समझ आई है? बताएं मुझे इस फ्लो चार्ट की। जी आफाक, कल्बे हसन, किधर हैं ये? जी इस फ्लो चार्ट की किस किस को समझ आई है, ताकि हम नेक्स्ट करें, फिर अगर नहीं समझ आई तो फिर इसको दोबारा करें। जी बच्चों आंसर दें, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी बच्चों रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा पढ़ने का। जी सर आ रही है आवाज। जी बाकी किधर है? जी सर आ गई है बाकी थोड़ी किसी बहुत। की आवाज नहीं आ रही। बाकी बचे ही कौन है? मुराद और एक अफाक और है। आज मुराद सोया है क्लास में जाके। ये मुईद भी आया था, मुईद किधर है? मुईद है, सर मैं ही बोल रहा हूँ। और मुराद, और यस सर मैं आफाक इधर ही हूँ। मेहदी, आफाक मेहदी, यस सर। और हसनैन मेहदी आया था, और कल्बे हसन। ये 5 स्टूडेंट्स थे। किधर सर गए? सर कल कल बेसन बस लीव कर गया है। जी कौन लीव कर गया? कल सर क्यों, क्या हुआ था? उसको कोई काम याद आ गया था? जी पता पता नहीं सर। चले, आपको ये फ्लो चार्ट समझ आई है? फ्लो चार्ट बनाने यस के सर। लिए आपने जो इसमें सिंबल्स यूज हुए हैं वो मैंने एक साइड पे भी बना दिए हुए हैं, ताकि आपको याद रहे, आपने ये याद कर लेने। तो जब भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है उसकी स्टेटमेंट को समझनी है, यानी प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम में वो कहता है कि जी 3 नंबर हैं, उनमें से लार्जेस्ट नंबर आपने निकालना है। तो हमें क्लियर हो गया कि जी हमने जो फ्लो चार्ट बनाना है उसमें 3 नंबर हमने इनपुट करने हैं। तो इनपुट का क्या सिंबल है? ये हमारे पास पैरेललोग्राम इनपुट का सिंबल आई हुई है। हमने यहाँ से स्टार्ट का सिंबल ओवल बनाया, स्टॉप का सिंबल ओवल बनाया, दरमियान में बाकी हमने प्रॉब्लम के सिंबल्स को, फ्लो चार्ट के सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। स्टार्ट से हमने फ्लो लाइन नीचे, क्योंकि हमें पता है प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगा, हमने लाइन को ऊपर नहीं ड्रॉ करना, नीचे ही ड्रॉ करना है। तो ये फ्लो लाइन हमारी आ गई। पैरेललोग्राम बनाई, इनपुट ए, यहाँ हमने यूजर से पहली नंबर इनपुट किया, फॉर एग्जांपल उसने 10 दे दिया। फ्लो लाइन नीचे आई, यानी सेकंड स्टेप में आए। सेकंड स्टेप में इनपुट बी, यानी उसने सेकंड वैल्यू इनपुट की। फिर फ्लो लाइन नीचे आई, इनपुट सी, थर्ड वैल्यू उसने थर्ड इनपुट की। अब हमारे पास यहाँ तक 3 वैल्यूज आ गई हैं, जो उसने हमें कहा हुआ है 3 नंबर। 3 नंबर हमारे प्रोग्राम ने गेट कर लिए हुए हैं। अब उसमें से वो बताएगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट नंबर का मैंने तरीका यही बताया है कि आपने कोई सी 2 वैल्यू को कंपेयर करना है, और उन 2 वैल्यूओं में से जो बड़ा होगा उसे निकाल कर थर्ड वाली वैल्यू से कंपेयर करना है, तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ए और बी को कंपेयर करना है, ए के पास 10 है, बी के पास 20, सी के पास 30 है। तो वो कहता है हमने ये डायमंड साइन बना दिया, जिसका मतलब है डिसीजन, या हमने यहाँ कंडीशन लगानी है। और ये मैंने कल ही बताया था कि डायमंड साइन से हमेशा 2 फ्लो लाइंस निकलेंगी, जबकि बाकी सबसे कितनी निकल रही हैं? एक फ्लो लाइन निकलेगी। ये याद रखना। हमने 2 वैल्यू को कंपेयर करना है। इज ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ए की 10 है, बी की 20 है, तो इसका मतलब है आंसर हमारा नो में आएगा, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो अगर ए बी से छोटा है तो फिर बड़ा कौन सा होगा? बी बड़ा होगा। तो बी को हम फिर किससे कंपेयर करेंगे? बी को हम थर्ड वैल्यू यानी सी से कंपेयर करेंगे। तो हमारा आंसर नो में आया है, हम इधर आएंगे, इधर आके दोबारा हम डिसीजन लेंगे कि बी सी से भी बड़ा है कि नहीं है। अगर बी सी से बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे? यस है, तो फिर बी सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है सी बड़ा होगा फिर। तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और प्रिंट करवाएंगे कि सी इज द लार्जेस्ट है। हमारा ये एल्गोरिदम फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और एंड पे हमने क्या करना है जी? अपना ये ओवल साइन बना देना, जिसका मतलब है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और इसका एल्गोरिदम भी कंप्लीट हो गया, और इसका फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखें। कोई डिफिकल्ट तो नहीं है जी? जी बच्चों नेक्स्ट देखें फ्लो चार्ट। आवाज नहीं आ रही किसी की? ले जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या कहता है जी? नेक्स्ट वो आपको पूछ रहा है जी,
कहते हैं फाइंड एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब वो कहता है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर 1 2 3 आपने फ्लो चार्ट में गेट करने हैं और उसका सम शो करना है कि 1 से लेके 50 तक जितने भी आपके नंबर्स कैलकुलेट होते हैं सम आता है वो रिप्रेजेंट कर दे। अब हमने उसका ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है, स्टार्ट करेंगे और ये एंड हमारा एल्गोरिदम है। सम को हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि सम में क्या होगा, वैल्यूज ऐड होती जाएंगी, 1 + 2 होगा, 2 + 3 होगा, 3 + 4 होगा, तो हमने कर लेंगे। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ आइट्रेशन यानी स्टेप्स को शो कर रहा है। पहला नंबर n1 होगा, फिर दूसरा n2 होगा, फिर तीसरा n3 होगा। ये आप प्रोसेस आपस में चलता जाएगा। तो ये हमने n इज इक्वल टू n+1 कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सम की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, तो हम देखेंगे n की वैल्यू हमारे पास इस स्टेप में आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 0 हमने इधर डाल दिया, +1 डाल दिया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और 1 किसको असाइन हो गई है, इस n के पास अब 1 वैल्यू आ गई है, याद रखना है आपको। ठीक है जी, n के पास 1 है। नीचे आ जाएंगे सम के पास, सम की ऊपर वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, यहाँ 0 आ जाएगा। और n की वैल्यू हमने अभी यहाँ कैलकुलेट की है 1 है, तो हम 1 यहाँ लगा देंगे, 0 + 1 इसी का मतलब 1 आ जाएगा। और सम के पास भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब n के पास भी 1 आया हुआ है और सम के पास भी, टोटल के पास भी 1 आया हुआ है। तो कहता है इफ n इज ग्रेटर देन 50 देन गो टू स्टेप 4 एल्स गो टू स्टेप 7। n इज इक्वल टू 50। अभी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, 1 आई हुई है, लेकिन वो क्या कहता है, जब तक n की वैल्यू 50 ना हो जाए, जब तक आपने कहाँ जाना है, स्टेप 4 पे वापस चला जाना है। अब n की वैल्यू 1 है, तो अभी हमारे पास n की वैल्यू 50 नहीं हुई, अभी n की वैल्यू 1 है। कहाँ चला जाएगा, स्टेप 4 पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और n की वैल्यू 1 थी, इसमें फिर 1 ऐड करेगा, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 2 हो जाएगी। सम के पास हमारे पास क्या था, 1 था, 1 + 2 कितनी वैल्यू बन जाएगी, 3 हो जाएगी। और सम को क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है n की वैल्यू अब 2 हो गई है, सम की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई है। तो ये जब तक n इज इक्वल टू 50 नहीं होगा, ये 4 के पास जाता रहेगा, n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, सम की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। जब n हमारे पास 50 या 50 से ग्रेटर आ जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, एल्स गो टू स्टेप 7 यानी 7 पे आ जाएगा, तो प्रिंट सम कर देगा। इसका मतलब है हमारा जो सीक्वेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो कितनी दफा रिपीट हुआ है, 50 टाइम्स रिपीट होगा। 50 टाइम्स सम की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और 50 स्टेप के बाद जो सम की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे। ये हमारा एल्गोरिदम था। अब इसी एल्गोरिदम को यूज करते हुए अगर हम देखें, जी ये देखें, स्टार्ट ओवल साइन और एंड ओवल साइन, ठीक है, उसके दरमियान हमने क्या करना है, यही स्टेप्स जो एल्गोरिदम के हैं हमने वही लिखने। सम इज इक्वल टू 0, ये सम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग नहीं हो रही, इनपुट हो रहा है। ये मैंने नीचे आपको सिंबल्स भी दिए हुए हैं, देखें, ये प्रोसेसिंग का सिंबल है और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट का है, यानी पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट है और प्रोसेसिंग हमारे पास रेक्टेंगल है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, सम इज इक्वल टू 0 आ गया, n इज इक्वल टू 0 आ गया। तीसरा हमने n इज इक्वल टू n+1, फिर हमने ये इसमें प्रोसेसिंग में लिख दिया। और नीचे क्या प्रोसेसिंग और क्या काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, वो हमने यहाँ लिख दिया। ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि ये आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको किस में डाल दिया है, इस रेक्टेंगल के सिंबल में डाल दिया हुआ है। अब नीचे आएगा, अब वो नीचे आ गया, अब हमारे पास डिसीजन आ गया, यानी कि अब हमने देखना है रेक्टेंगल इस डायमंड साइन में, इज n इज ग्रेटर देन 50, n इज ग्रेटर देन 50, n इज इक्वल टू 50, क्या n 50 के बराबर है। अगर नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, स्टेप 4 पे चला जाएगा। ये देखें, अगर नहीं है, नो है, तो कहाँ चला जाएगा, स्टेप 4 पे, यहाँ चला जाएगा। फिर n की वैल्यू में एक इंक्रीज होगा, सम की वैल्यू में इंक्रीज होगा, फिर वो आके चेक करेगा कि n इज इक्वल टू 50 है। अगर 50 नहीं होगा फिर वो स्टेप 4 पे चला जाएगा।
ये सारा जो रेपिटेशन है कितनी दफा होगी, 50 टाइम्स होगी। और 50 टाइम्स के बाद जब n की वैल्यू 50 से ग्रेटर हो जाएगी तो फिर कहाँ चला जाएगा, स्टेप 7 पे, यानी कि प्रिंट सम करा देगा, क्योंकि हमारे 50 स्टेप्स ये फर्स्ट नेचुरल 50 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो फिर यस 50 से ग्रेटर है यहाँ आ जाएगा और सम प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारा जो वो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। जी बच्चों, इस फ्लो चार्ट का पता लगा है इसमें सिंबल्स का? जी कहाँ है सारे? जी हसनैन मेहदी, अफाक मेहदी किधर हैं? जी मुईद, मुराद, कहाँ पे हैं सारे? कोई है कि चले गए? जी बच्चों, आवाज नहीं आ रही। इस तरह पढ़ाने का कोई फायदा नहीं कि आप रिस्पॉन्ड ना करें। जी आर यू देयर? जी मुराद, आफाक, किधर हैं आप? बच्चों आप इधर ही हैं? जी जल्दी से आए बच्चों, किधर हैं आप? फिर हम अपना ये काम कंप्लीट करें। मुराद, हसनैन मेहदी, क्या मतलब है कोई विलिंग नहीं है पढ़ने के लिए? क्लास फिर ऑफ कर देते हैं। जी बच्चों, हेलो। जी जब आप वो रिस्पॉन्ड सर नहीं मैं इधर करेंगे नहीं तो था, फिर मैं भी आया हूँ। कोई फायदा नहीं अगर पढ़ने का, अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो। आप किधर हैं सारे? और बाकियों का तो मैं खुद भी नहीं जानता, मैं जरा गया हुआ था, नहीं बेटा, तो मैं क्लास अभी है। आया हूँ। आप कहाँ गए हुए थे? क्लास तो अटेंड करनी है। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी साथ साथ। जी इस फ्लो चार्ट का पता लगा है किसी को? ये जो हमने यस सर। अंडरस्टैंड फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेके 50 तक आपने अपने जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। तो हमने क्या करना है, हमने ये इसका पहले फ्लो चार्ट बना, एल्गोरिदम बना लिया और उसी एल्गोरिदम को हमने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। स्टार्ट और जी स्टॉप सर। को हमने ओवल साइन में बना लिया। सम को हमने प्रोसेस में, एन बी इज इक्वल टू 0 प्रोसेस में आ गया। एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 ये भी प्रोसेस हो गया। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन ये भी प्रोसेस है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये डिसीजन लेना है, इज एन इज इक्वल टू 50, कि क्यों हमारा नंबर जो है एन जो है 50 तक हो गया है। अगर नहीं होगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, स्टेप 4 पे चला जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 पे चला जाएगा। और हर दफा एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और सम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ आके वो चेक करता जाएगा एन इज इक्वल टू 50 के बराबर है। अगर नहीं होगा दोबारा आप स्टेप 4 पे चला जाएगा। और जब एन की वैल्यू 50 से ग्रेटर हो जाएगी, वो कहेगा इज एन इज इक्वल टू 50, 50 के बराबर हो गया है। अगर यस है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऊपर कैलकुलेशन नहीं करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, हमें सम प्रिंट कर देगा। ये पैरेललोग्राम का साइन है जो किसको शो कर रहा है, इनपुट और आउटपुट को। तो आउटपुट के लिए कि प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा, आउटपुट देगा, उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज कर लिया है, हमने पैरेललोग्राम का सिंबल यूज कर लिया है। ठीक है बच्चों? जी समझ आई है किसी को कि नहीं आई? आगे देखें, आगे एक और वो फ्लो चार्ट बता रहा है जी। कहता है जी राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। एक नंबर है उसका आपने फैक्टोरियल लेना है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल फैक्टोरियल होता है जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना होता है उससे प्रीवियस सारे नंबरों के साथ वो मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इन सब का आंसर वो 5 का फैक्टोरियल होगा। तो फैक्टोरियल होता है कि जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल लेना है उससे प्रीवियस सारे नंबरों के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, तो हमें एक आंसर मिल जाएगा। अब वही हमने यहाँ एल्गोरिदम लिखना है, स्टार्ट
फैक्टोरियल का हमने फैक्ट बना लिया इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, ये n जो है ये रिपीटिशन को शो कर रहा है कि इतनी दफा हमारा साइकिल, ये इतनी दफा सर्कल चलेगा। इनपुट हमने नम करना है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई। अब इन्हीं सारे प्रोसेस को हम इधर डायग्राम में शो करते हैं। स्टार्ट और एंड पे हमने स्टॉप बना दिए है सिंबल। उसके बाद हमने, ये हमारा प्रोसेस है, फैक्ट इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, ये इनपुट का आ जाएगा। फैक्ट में हमने ये रेक्टेंगल बना दी, एन में बना दी है, और इनपुट जो कि नंबर हो रहा है इसलिए हमने क्या बनाया है, पैरेललोग्राम बना दिए, क्योंकि इनपुट नंबर लेना है। जब भी हमने किसी का फैक्टोरियल बनाना है तो सबसे पहले हमने उसका नंबर लेना होगा कि नंबर हमें दें। फॉर एग्जांपल वो यूजर हमें देगा 5 दे देगा, कभी 7 दे देगा, कभी 20 दे देगा। तो जो भी नंबर देगा उसका हमने एक फैक्टोरियल और आउटपुट देना है कि ये नंबर इसका फैक्टोरियल बन जाएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यूजर से एक नंबर गेट करना है। तो चूंकि नंबर गेट करना है, इनपुट करना है, इसलिए हमने उसका क्या बना लिया है जी, पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, पैरेललोग्राम के बाद ये f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय n और n इज इक्वल टू n प्लस 1, ये दोनों प्रोसेसेस हैं जिसको हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दी है। अगर f की वैल्यू, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि हर साइकिल के बाद फैक्टोरियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, n की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और इनपुट नम क्या है जी, नम वो नंबर है जो हमने यूजर से गेट किया है कि जिसका हमने फैक्टोरियल बनाना है। फॉर एग्जांपल नम की वैल्यू 5 है, तो अब वो कहता है कि n इज स्मॉलर देन इक्वल टू नम, यानी 5 से छोटा है। अगर ये नंबर से छोटा है देन गो टू स्टेप 5, फिर दोबारा इधर चला जाएगा, फैक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, n की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वो आएगा कि n जो है वो नम से छोटा है। अगर ये स्टेप चलता रहेगा, नम से छोटा रहा, और जब बड़ा हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, एल्स गो टू स्टेप 8, प्रिंट फैक्ट कर देगा, जो फैक्टोरियल में वैल्यू मौजूद होगी वो हमें प्रिंट कर देगा। यानी कि हर सम, ये देखें स्टार्ट हुआ, स्टार्ट का हमने सिंबल ओवल और स्टॉप का हमने सिंबल ओवल दे दिया। उसके बाद फ्लो लाइन शो कर रही है, ये प्रोसेसिंग है, फैक्ट इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे चूंकि हमने नंबर को इनपुट करना है, इनपुट नाम, इसलिए हमने इसको पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद फिर f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि इस फैक्ट को हमने n से मल्टीप्लाई किया, n इज इक्वल टू n प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे हमने डिसीजन लेना है कि n इज लेस देन इक्वल टू नम। नम कौन सा है जी, नम ये नंबर है जो हमने यूजर से हासिल किया, फॉर एग्जांपल 5 है। और n कौन सा है, n ये नंबर है, n जो उसको साइकिल या रिपीट कर रहा है उसको हम कहेंगे। तो ये 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, यस। यहाँ पे चला जाएगा, फिर f की वैल्यू इंक्रीज होगी, n की वैल्यू इंक्रीज होगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, दोबारा चला जाएगा, f की वैल्यू इंक्रीज होगी, n की वैल्यू। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास नो में आ जाएगा और हमें प्रिंट कर देगा जी, फैक्ट प्रिंट कर देगा कि इसकी वैल्यू ये प्रिंट हमारे पास हो गई है। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम था जो कि हमें एक गिवन नंबर का फैक्टोरियल भी शो कर रहा था और उसका एल्गोरिदम भी शो कर रहा था। अगर आपको इसी तरह कोई एल्गोरिदम बनाना आए या फ्लो चार्ट बनाना आए, तो आप अगर उसका पहले एल्गोरिदम बना लेंगे तो आपके लिए फ्लो चार्ट बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं स्टेप्स को हमने सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो बच्चों इसका पता लगा है आपको। नेक्स्ट देखिए, अब वो कहता है जी एडवांटेज क्या है हमारे पास फ्लो चार्ट के, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम, कि हमें प्रोग्राम की लॉजिक का पता लग जाता है कि उसका सीक्वेंस कहाँ से चल रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल रहा है या लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो हम प्रोग्राम की लॉजिक को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम, कि जब हम चला रहे हों तो हमारे पास इसकी मेंटेनेंस यानी उसकी देखभाल और उसकी हिफाजत का भी ख्याल हमें पता चल जाता है कि फ्लो चार्ट किस तरह चल रहा है। गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट का क्या है जी, इस फ्लो चार्ट के बाद हमने प्रोग्राम को बनाना शुरू कर देना है। हमारा एल्गोरिदम भी क्रिएट हो गया है, हमारा फ्लो चार्ट भी क्रिएट हो गया है, और उसके बाद हमने प्रोग्राम को राइट करना शुरू कर दें यानी डेवलपमेंट शुरू कर देनी है।
तो अगर हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा, सही होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो फिर हम डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, अपने प्रोग्राम को डेवलप करने आ जाएंगे, यानी कि लिखना शुरू कर देंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में। और डिबगिंग प्रोसेस कि अगर मेरे पास कोई एरर है तो मैं डिबग आ रहा है तो मैं वहीं पे उसको फ्लो चार्ट में ही करेक्ट कर सकता हूँ, और जब वो करेक्ट हो जाएगा तो मैं उसकी फिर प्रोग्राम में उसकी राइटिंग शुरू कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये सारे एडवांटेज हो सकते हैं। अब लिमिटेशन क्या है जी, क्या हम काम नहीं कर सकते? इट इज डिफिकल्ट टू ड्रा फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज्यादा इनपुट्स आ गए, बहुत ज्यादा आउटपुट आ गए, बहुत ज्यादा डिसीजन आ गए, तो कह रहा है कि उसके फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपने हर एक का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है। तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो कहता है इफ ऑल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट टू बी रीड्रॉन, कि अगर आपके फ्लो चार्ट में कोई चेंजिंग आ रही है, कोई नई चीज ऐड करनी है, कोई नया नंबर इनपुट करना है, तो हमें उसी फ्लो चार्ट को नहीं बनाना, हमें नया फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये दो लिमिटेशन आपने याद रखनी है कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी तो हमारे लिए फ्लो चार्ट को बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई नई चीज इनपुट करनी है, कोई नई चीज आउटपुट करनी है, कोई चीज ऐड करनी है, कोई चीज रिमूव करनी है, तो फिर हमें वो फ्लो चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हमें नया एक और बनाना पड़ेगा जिसमें वो सारी एबिलिटीज मौजूद होंगी। ठीक है, ये हमारी लिमिटेशन थी। अच्छा बच्चों, ये मैंने एक आपको एक YouTube का एक वीडियो दी हुई है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट है। ये आपने वीडियो अच्छी तरह देख लेनी है और फिर आपको फ्लो चार्ट के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में और ज्यादा पता लग जाएगा। होम असाइनमेंट आपने करनी है कि फ्लो चार्ट बनाना है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, जो भी हमने किया है। एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये भी हमने फ्लो चार्ट किया है, इसको आपने ड्रॉ करना है, बनाना है। और एडवांटेज और लिमिटेशन जो है ये अपनी कॉपी पे लिखना है। एक और मैंने लिंक ऐड किया है, इसकी वीडियो भी आपने देखनी है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट आज हमने की हैं कि हमने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का हमने फ्लो चार्ट बनाया है। उसके अलावा हमने 3 नंबर्स को एंटर किया है, 3 नंबर पे हमने देखा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और हमने सम निकाला है जी कि हमारा सम किस तरह आएगा। ये हमने फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स की है। एडवांटेज हमने की है कि ऑपरेशनल मेंटेनेंस हो सकती है, डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प दे सकता है। और लिमिटेशन क्या है जी, लिमिटेशन इसकी ये हो सकती है कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम है, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमने अपने फ्लो चार्ट में कोई चेंजिंग करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई नया प्रोसीजर लेके आना है, कोई नई चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो फिर वो हमारा प्रीवियस फ्लो चार्ट डिस्कार्ड कर देंगे और फिर नया फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट की लिमिटेशन